नमस्कार। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या संशोधन हो सकता है या नहीं। देखें, यूँ तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है और यह वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन था। और इस संशोधन में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 4 शब्दों को जोड़ा गया। उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य, इन 4 शब्दों को जोड़ा गया। तो यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस प्रकार के कुछ शब्दों को जोड़ा गया। तो हम सबसे पहले तो जानते हैं कि क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है, तो इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। लेकिन इस संदर्भ में पहले से बात की गई, इस पर पूर्व में चर्चा की गई। हम उन तमाम निर्णयों को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी जानेंगे जो कि न्यायालय ने दिए, और इस आधार पर तब यह तय किया गया कि हाँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आप देखें, संविधान में संशोधन के लिए जहाँ पर प्रावधान रखा गया है वह अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 के आधार पर भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 368 में संविधान इस संदर्भ में बात रखता है। लेकिन क्योंकि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में पूर्व से यह विचार नहीं था कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। अनुच्छेद 368 से संविधान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब तक यही स्पष्ट नहीं था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। यानी क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है? पहले तो यही सवाल था। तो अनुच्छेद 368 में यदि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है तो ही संशोधन हो सकता है। तभी संशोधन हो सकता है यदि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत तभी आप संविधान के उस भाग में संशोधन कर सकते हैं यदि वह संविधान का अंग है। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले जिस निर्णय की हम बात करते हैं, इसे बेरुबरी संदर्भ कहा जाता है। बेरुबरी संदर्भ कहा जाता है। दरअसल इसमें अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर सलाह मांग सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर सलाह मांग सकते हैं, तो उन्होंने इस अनुच्छेद का प्रयोग कर न्यायालय से किसी विषय पर उन्होंने सलाह मांगी, और उसी को बेरुबरी संदर्भ कहा जाता है, जबकि न्यायालय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो न्यायालय ने बेरुबरी संदर्भ में कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, क्योंकि कुंजी सदैव ताले से अलग होती है। यानी संविधान को लॉक कहा जा रहा है, ताला कहा जा रहा है, और कुंजी उसकी की उसे प्रस्तावना कहा जा रहा है। तो इस प्रकार क्योंकि ताला और चाबी अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि कुंजी और ताला क्योंकि अलग है, इसलिए प्रस्तावना और संविधान भी अलग हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बता दिया गया। ये बेरुबरी संदर्भ है और यह 1960 का है। 1960 में यह बात हो रही है। 1960 में
जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बात रखी जा रही है। 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं है, यह निर्णय दिया गया। तो यह बेरोबरी संदर्भ है और इसमें बता दिया गया। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, ये गजेंद्र गटकर थे। गजेंद्र गटकर ने इस समय पर जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। यदि ये कहा जाए कि संविधान की कुंजी प्रस्तावना को किसने कहा, तो वे गजेंद्र गटकर ही हैं। और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, और कुंजी क्योंकि ताले से अलग होती हैं। संविधान जो कि ताला है और कुंजी जो कि प्रस्तावना है, क्योंकि ताला और चाबी दोनों अलग होते हैं, इसलिए प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह 1960 की बात है। और इस प्रकार अनुच्छेद 368 से आप संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुल मिलाकर निष्कर्ष यह आता है कि अनुच्छेद 368 से अब आप प्रस्तावना में जो है आप संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रस्तावना तो संविधान का अंग ही नहीं है। और अनुच्छेद 368 से तो आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं, तो आप कैसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में जो है परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। बेरोबरी संदर्भ 1960 के बाद अब 1973 में एक बार फिर से इसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनः इस पर विचार किया गया। और यहाँ पर 1973 के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ही बात को, अपने ही निर्णय को बदल दिया। वह जो निर्णय था वह केशवानंद भारती बनाम भारत संघ था। और यह मामला 1973 का है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, हम सब एक चर्चित मामला है, हम सब इसे जानते हैं कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 का एक बेहद चर्चित मामला है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें, कई सारी महत्वपूर्ण बातें की गई। उसमें एक यह भी बात है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया। साथ ही अब जब प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में जहां परिवर्तन की बात की गई है, तो प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन संभव, यहां से अब प्रस्तावना में संशोधन संभव हो गया, उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब इसके बाद यहां पर एक बात और जोड़ी गई कि संविधान के मूल ढांचे को यह संशोधन किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करता हो। यानी संविधान के मूल ढांचे को यह संशोधन प्रभावित नहीं करता हो। यानी यह संशोधन कभी भी इस प्रकार का नहीं हो सकता जिससे कि संविधान के मूल ढांचे में प्रभाव पड़े। तो यहाँ एक नया सिद्धांत देखने को मिलता है, बेसिक स्ट्रक्चर का, संविधान के मूल ढांचे का एक सिद्धांत देखने को मिलता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है संविधान के मूल ढांचे की बात की गई है, यानी कि आप संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो संविधान के मौलिक मूल्य हैं, आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप संशोधन करें, लेकिन उससे संविधान की जो मौलिक भावना है वह बदल कर सामने नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि एक मौलिक जो ढांचे की बात की गई, मूल ढांचे की बात की गई है, यह एक नवीन सिद्धांत देखने को मिला। और यह इसीलिए एक बेहद महत्वपूर्ण जो है एक चर्चित मामला है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इसमें जो है हम जानते हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पर और अखंडता, इन
शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया था भारत के संविधान की प्रस्तावना में। तो यह 1973 के केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में जो निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, इसी से यह संभव हो पाया और उसके बाद ही इन शब्दों को जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे का एक सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण जो यहाँ पर देखने को मिला। इस प्रकार हमने भारत के संविधान की उद्देशिका में संशोधन का जो विवरण है उन मामलों को हमने देखा और हमने इसे जाना। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में विभिन्न लोगों के द्वारा या विचारकों के द्वारा या नेताओं के द्वारा, वकीलों के द्वारा, उस समय के जो हैं इन तमाम लोगों के द्वारा प्रस्तावना के संदर्भ में अपने विचारों को कुछ इस प्रकार से रखा गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो संविधान की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को, वे हैं गजेंद्र गटकर। हमने इस संदर्भ में बेरोबरी संदर्भ को भी हमने जाना। तो गजेंद्र गटकर ने संविधान की कुंजी कहा है प्रस्तावना को। इसके अलावा जो है ठाकुरदास भार्गव जो है संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को वे संविधान की आत्मा कहते हैं, ठाकुरदास भार्गव। और अगर आप कहें कि संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को किसने कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो हैं अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा कहा है वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। के.एम. मुंशी जो हैं ये प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहते हैं, कुंडली कहते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहते हैं के.एम. मुंशी। इसके अलावा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं नानी पालकीवाला जो हैं ये संविधान का परिचय पत्र कहते हैं जो है उद्देशिका को या संविधान की प्रस्तावना को। तो इस प्रकार हमने जाना कि कुछ विचारकों ने जो है हमारे कुछ नेताओं ने किस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में अपने विचारों को रखा है और वे संविधान की प्रस्तावना को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो इस प्रकार हमने संविधान की उद्देशिका को पूरी तरह से जान लिया है। जो कुछ महत्वपूर्ण है, जो कुछ हमें जानना चाहिए, आप इसे नोट कर सकते हैं, आपको इसे याद करना चाहिए।